ओके गाइस, तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका बोरोड कैपिटल का एक सोर्स देखा, नाम था डिबेंचर। मोस्टली डिबेंचर आर सिक्योर्ड, बट ऐसा नहीं कि सिक्योर्ड निकालना है। डिबेंचर के टाइप भी होते हैं, वो जब मैं 12th पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा वही रहेगा, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। क्या रहेगा? उसका नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी पैसा कहां कहां से आ सकता है, वो सारे रास्ते इकट्ठा कर दो कंपनी के पास, उसको बोलते हैं सोर्सेस, यानी जरिए काय का, फाइनेंस का, कैपिटल का। अब आज का नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के पहले पहले बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड फाइनेंस। छोटा सा डिफरेंस है, बताओ। आप बताओ, यस तुषार, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत लोगों को कैपिटल और फाइनेंस में अंतर समझ में नहीं आता है और उसको लगता है कि एक ही चीज है दोनों। तो मैं आज आपको उस एरिया को भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपके साथ। तो व्हाट इज द डिफरेंस? खैरो, ओके, हाँ, पता नहीं डिफरेंस? निशांत, एक्सप्लेन करो, ट्राई करो एटलीस्ट। हाँ बोलो। ऐसा नहीं होता, नो नो नो, रॉन्ग। हम बोरोड को भी तो बोरोड कैपिटल ही बोलते हैं ना, फाइनेंस थोड़ी ना बोलते हैं। कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सा? ओन एंड बोरोड। तो बोरोड को अदर नाम है क्या? इट इज ऑल्सो कैपिटल। तो ऐसा कैसे आपका थीम बन, आप ऐसे कैसे इल्यूशंस बन गए कि जो मालक लगाया वो कैपिटल, जो बाहर से आया फाइनेंस? नो। व्हाट इज डिफरेंस? सुनो, अब मैं तुमको डिफरेंस दे रहा हूँ, बहुत बारीकी पे जा रहा हूँ, ध्यान देना। बारीक है, बहुत बारीक वो टर्म्स है ये। बहुत लोग फाइनेंस और कैपिटल को एक जैसे समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला देखिए, व्हाट इज फाइनेंस एंड कैपिटल। देखो, अ मनी रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, amount of money required in the business is known as capital, and the amount of money invested in business, it is known as finance. फर्क है। देखो, जब भी तुम्हारा दुकान या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो चाहे कंपनी का हो, दुकान होता है। जब भी तुम्हारा दुकान अगर तुमसे पैसा मांग रहा है, क्या है कि पैसा लगता, मैं अपने आप को खुद चला सकता नहीं, मेरे को पैसा लगता। बीइंग अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या ये? तो पैसे के बिना धंधा चलेगा क्या? जब भी मालक से बिजनेस पैसा मांग रहा है, अभी अलग बात है पैसा मांग रहा है तो मालक वो खुद का लगा या बाहर से लेके दे, लेकिन दुकान मांगना शुरू कर दिया है, उसी वक्त कैपिटल तैयार हो जाता है। समझा? एग्जाम्पल दू, सपोज मेरी कपड़े की दुकान है। मेरे कपड़े की दुकान में मेरा बिजनेस मुझसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है। कैसे? दो इंस्ट्रूमेंट से, एक तो अग्रीमेंट से और दूसरा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज कंसीडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? दुकान की परिभाषा है ना। अब मैं मालक हूं अपने दुकान का और मालक बोलता है पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला, दुकान बोलता है मालक को, उसी वक्त कैपिटल बन गया। दैट इज अदर थिंग कि मैं खुद का लगाऊं कि बाहर से लेके दूं, लेकिन कैपिटल, जब भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट आ गई फंड्स की, कैपिटल उसी वक्त तैयार हो जाता है। जैसे मेरा बिजनेस को चालू किए हुए 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अब कुछ सरकमस्टेंसेस की होने की वजह से बिजनेस अपने आप को नहीं पाल पा रहा और मेरा गले पे आ गया पैसा ला, पैसा ला। यानी कंपनी, बिजनेस के पास फंड्स कम है, मानते हो कि नहीं? यानी बिजनेस वांट एडिशनल फंड्स, मानते हो कि नहीं? तो अब बिजनेस के पास पैसा नहीं रही, उसको पैसा ही है बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसी वक्त कैपिटल। अब मैं अगर अपना लगाता हूं उसके अंदर पैसा फिर से, तो ओन कैपिटल, और बिजनेस को बाहर से लेके देता हूं तो वो बन गया बोरोड कैपिटल। यानी क्या सीखा तुमने इस स्टेटमेंट से ये सीखा कि जिस वक्त बिजनेस तुमसे पैसा मांग रहा है, तुमसे यानी किसे? मालक से, कैपिटल उसी वक्त तैयार हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला था अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड यानी क्या होता है? जरूरत, चाहिए। जब भी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ गई, कैपिटल उसी वक्त तैयार हो जाता है। पूछो क्यों?
एक बार वो बोलते ना, उस पे खून चढ़ गया जबान पे, वो एक फ्रेज है, उसको क्या बोलते हैं, समझे तुम फ्रेज क्या होता है? वो कोई फ्रेज नहीं, क्या एक बार जबान में खून लग गया तो उसको चाहिए चाहिए अब शिकार, है ना? हाँ, तो फिर वैसे ही यहाँ पे भी एक बार बिजनेस की रिक्वायरमेंट बन गई, उसको कैपिटल चाहिए चाहिए। अभी अलग बात है कि तुम दे रहे हो अपने अपने हिसाब से कि दूर से लेके दे रहे हो, अगर बाहर वाले से लेके दे रहे हो तो बहुत कैपिटल बनेगा, और अगर खुद लगा रहे हो मालक तो वो बनेगा ओन कैपिटल। इसलिए मैंने कैपिटल की डेफिनेशन मीनिंग क्या लिखी, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड। जिस वक्त बिजनेस को रिक्वायरमेंट आ गई कैपिटल की, उस वक्त कैपिटल तैयार हो जाता है। अभी अलग बात है इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ओनर खुद का लगा रहा है कि बाहर से लेके दे रहा है। एंड व्हाट इज फाइनेंस? व्हाट इज फाइनेंस? जो अमाउंट ऑफ मनी हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर उसको फाइनेंस बोलते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशन, दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज फाइनेंस। अब समझा क्या दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? पैसे की रिक्वायरमेंट और इन्वेस्ट करने में फर्क है। अब जैसे ही बिजनेस की रिक्वायरमेंट चढ़ गई पैसे की, क्या बन गया? कैपिटल। और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो बिजनेस में लगाया जाता है पैसा, उसको बोलते हैं फाइनेंस। तब मैं कहूंगा कि मैंने बिजनेस को फाइनेंस किया। क्या किया मैंने? समझा क्या अभी अंतर दोनों में क्या है? अब भाई इतना उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ता नहीं, बारीक सा डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। अब होपफुली आपने समझ गए होंगे। तो आज के बाद क्या सीखा? जब भी तुम्हारा दुकान तुमसे पैसा मांग रहा है, कैपिटल चढ़ गया उसी वक्त, पैसों की जरूरत पड़ी कंपनी की दुकान को, कैपिटल उसी वक्त चढ़ जाता है। अदर थिंग ओन है कि बरोन है। ठीक है, चलो आ जाओ अभी। अब व्हाट इज डिबेंचर हो गया। अब आते हैं हम लोग कहा बताओ, बॉन्ड्स। व्हाट इज बॉन्ड? देखो, जब आप डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें पहली लाइन लिखी हुई है क्या है? डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड्स। मैं एसपी की पीपीटी खोलू क्या यहाँ पे? नीडेड है? मैं सोचा था पहले समझा दूं फिर खोल के बैठता ना एसपी की पीपीटी। तो पहला डेफिनेशन में पहली लैंग्वेज क्या है? डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड। यानी क्या बताऊं, बॉन्ड और डिबेंचर एक ही है। बॉन्ड और डिबेंचर एक ही है। तो डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड, तो बच्चे के बाप पापा की खूबियां नहीं आती क्या बच्चे के अंदर? नहीं आती? बोलते तो है कि तू मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, ऐसे बोलते तो है, नहीं बोलते? कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, मे बी फिर हॉस्पिटलाइज चेंजेस हुए हो। आस्था, तू किस पे गई है? मम्मी पे। देखो, प्राची तू किस पे गई है? बुआ पे। अरे यार ये तो गलत हो गया। एंड रिया? हाँ, दोनों पे। ओके, समझा आपको? डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड, पापा पापा है तो बेटा बेटा भी होता है। ध्यान दो, ए मजे की बात नहीं कर, मजे की बात करो चले। हाँ, सुनो इधर, फिर से बोलूं एक बार। डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड, यानी कहने का मतलब बॉन्ड और डिबेंचर में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है फिर? अंतर ये है, एक ही सुनो, डिबेंचर जैसे फेस वैल्यू होती है, बॉन्ड की भी होती है, लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ एक ही है। बताओ कंपनी कितने टाइप की होती है? तीन। कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। और एक और कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? तो गवर्नमेंट कंपनी कंपनी होती है, रजिस्टर होती है इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर ही, लेकिन उसकी मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास होती है? मिनिमम कितना? 51%। 51% शेयर कैपिटल जब गवर्नमेंट का लगा होता है खुद का, और 49% शेयर्स वो मार्केट में बेचकर वो अपना कैपिटल रेज करती है, तो ऐसी दुकान को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब एक आता था एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट कंपनी का बताऊं? बताऊं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है एचपी, वो किसकी है? गवर्नमेंट की। क्रूड ऑयल इराक से लेती है, पेट्रोल बना के यहाँ बेचती है सभी पेट्रोल पंप वालों को, बराबर कि नहीं?
तो उसकी 51% मिनिमम शेयर कैपिटल किसका है, गवर्नमेंट का, और बाकी 49% शेयर जो है वो मार्केट में बिकते हैं, आम जनता भी ले सकती है, लेकिन मैक्सिमम ओनरशिप उसके पास है। तो जो कंपनी की मैक्सिमम ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, कौन सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो 3 टाइप की होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को तो महानगर पालिका। तो इन तीनों में से किसी के पास भी चाहिए यार, दोनों मिलकर करने चाहिए, उस दुकानों को हम बोलेंगे, बोलो क्या, गवर्नमेंट कंपनी। समझा क्या, अरे समझ में आ रहा क्या। अब बॉन्ड कौन निकालता है, बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक, नहीं गवर्नमेंट कंपनी निकालती है, बस सिंपल भाषा में। पब्लिक ऑथोरिटीज कंपनी निकालती है। पब्लिक कंपनी और पब्लिक ऑथोरिटी फर्क है सर, ये कंफ्यूज नहीं कर रहे आप, सुनो सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूं, लेकिन मैं वहां पे आऊंगा पूछने, और अगर एक को भी नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, फिर बता रहा मैं शांत हूं तो बहुत शांत हूं, नहीं हूं तो फिर वो खत्म है क्लियर। हाँ देखो 10 मिनट से बोलूंगा, चलो देखो सुनो, जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी को लोन निकालना होता है, लोन चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर नहीं निकालती है, वो निकालती है बॉन्ड। अब मजे की बात क्या है, बॉन्ड में कोई पर्सन जो इन्वेस्ट करता है, लोन देता है, क्या देता है, लोन सरकार को, उसमें तुमको टैक्स में एग्जम्पशंस भी होते हैं। अब से ऐसे एग्जांपल दो, कौन सा है, डिफेंस बॉन्ड। अब डिफेंस बॉन्ड क्या है ये, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा हुआ है, क्या होता है बताओ, गवर्नमेंट के जब सारे पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। याद है कुछ तुमको, तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक आता है डिफेंस डिपार्टमेंट, किसके हाथ में होता है, रक्षा मंत्री कौन है हमारे, मिस्टर राजनाथ सिंह। कौन है, अब मिस्टर राजनाथ सिंह को अगर सपोज राफेल जैसे लड़ाकू विमान चाहिए, क्या चाहिए, अब तुम बोलोगे तो सरकार के पास पैसा कम है क्या, वो आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे ए आरबीआई वाले चल नोटा छाप और दे मेरे को, तो ऐसा नहीं होता बेटा। कोई भी कंट्री करेंसी ऐसे ही नहीं निकालती, उसको इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के पास एसेट रखनी पड़ती है गोल्ड इतने का, तब जाके वो फ्रेश करेंसी निकाल सकती है। ऐसे अगर करेंसी निकालते गए तो करेंसी और कागज में कोई फर्क नहीं होगा। वो जो 500 का नोट अपन जो बचपन में देखने क्या, वो कौन सी बैंक थी, चिल्ड्रन बैंक, उसमें और असली नोट में कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए वैल्यू डाउन ना हो, इसलिए आरबीआई सेंट्रल बैंक कंट्री की ऐसे अपने मन मुताबिक नोटा छापते जाती नहीं है। तो सर फिर तो निर्मला सीतारमण जी यानी फाइनेंस मिनिस्टर देश की हर एक डिपार्टमेंट को फंड अलॉट करती है बजट के दिन पे, और बजट कब होता है बताओ, फेब मंथ में। या आपको मैडम ने भी शायद इकोनॉमिक में थोड़ा बहुत, ठीक है तो आगे आ जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है, बताना उधर फजील नहीं करना मेरी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सपोज रक्षा मंत्री के पास एक फंड लड़ हुआ 500 करोड़, 500 करोड़ में कोई गुजारा नहीं हो रहा, आर्मी इंडियन आर्मी चला रहे, सबसे मेन हाथ है भैया। आपको मालूम सबसे बड़ा फंड किसके पास जाता है, रक्षा मंत्री पे, डिफेंस को। पूछो क्यों, डिफेंस से तो अपन है, डिफेंस नहीं रहेंगे तो अपन क्या के रहेंगे बताओ मुझे। अरे सिंपल है यार, देश सुरक्षित तो अपन सुरक्षित है। जिस दिन हमला हो गया, बाहर के लोग यहाँ पे आ गए, तो वो एयरलिफ्ट जैसा काम हो जाएगा। देखा नहीं ना क्या आपने, एयरलिफ्ट मूवी देखी थी, क्या देखते फिर फालतू मूवी देखने आते हो, ये ऐसे काम की मूवी देखते हो। अरे वो हाँ जानते हो, ठीक है चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो अभी रक्षा मंत्री को सपोज पैसों की हो गई जरूरत, अब निर्मला सीतारमण जी ने बोला ए रक्षा मंत्री जी आपको 500 करोड़ रुपए दिया साल का, चलाओ 500 करोड़ में। अब रक्षा मंत्री जी बोलते हमारा बजट ही 800 करोड़ का है, तुम तो 500 करोड़ दे रहे, तो फिर रक्षा मंत्री क्या करेंगे, क्या रक्षा करना छोड़ देंगे हमारी, नहीं करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ठीक है 500 करोड़ दो, 300 करोड़ पब्लिक से लोन लेता है। और जब वो रक्षा मंत्री अपने डिफेंस डिपार्टमेंट में जब पैसों की होंगी जरूरत, तो वो इशू करेंगे बॉन्ड्स। क्या इशू करेंगे, अब ये बॉन्ड वो वाला बॉन्ड नहीं है जो तुम देखते हो, वो स्टैम्प पेपर होता है, उसको बॉन्ड अपन बोलते हैं ऐसे ही गावरानी भाषा में। वो 100 का बॉन्ड 500 का बॉन्ड नहीं आता क्या,
वो बॉन्ड असली बॉन्ड नहीं है, उसको बॉन्ड नहीं बोलते, वो एक स्टैम्प पेपर है। क्या है वो? रेवेन्यू स्टैम्प पेपर। तो समझ में आ रहा क्या? ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको, वो बॉन्ड को, ये बॉन्ड को मर्ज नहीं करना, बता रहा मैं क्लियर। ये तो वो दिमाग में आ रहा है, वो 500 का बॉन्ड में अपन जो खरीदी करते ना, वो एग्रीमेंट बनाते हैं, वो अलग है, ये बॉन्ड अलग है। ये इंस्ट्रूमेंट है डिफेंस जैसा, बकायदा सर्टिफिकेट मिलता है इसका भी। तो डिफेंस मिनिस्टर को अब लड़ाकू विमान चाहिए। क्या चाहिए? विमान। तो विमान, लड़ाकू विमान लाने के लिए लगता है पैसा। क्या लगता है? पैसा। फाइनेंस ने दिया नहीं उसको, तो फिर एडिशनल फंड चाहिए, उसके लिए क्या इशू करेंगे? समझा क्या? पक्का? अब मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं आपके माहिती के लिए। बॉन्ड कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी, डिपार्टमेंट या कंपनी निकाल सकती है। पब्लिक ऑथोरिटी और पब्लिक कंपनी फर्क है। पब्लिक ऑथोरिटी डिपार्टमेंट यानी जिसकी ओनरशिप फुल्ली या पार्शली गवर्नमेंट की। एग्जांपल दूं, तुम्हारा एलआरटी कॉलेज। एलआरटी कॉलेज क्या है? अच्छा, कंपनी से कहां कॉलेज में आ गई? अरे एलआरटी कॉलेज भी लोन लेने के लिए बॉन्ड इशू करता है। कैसे? बोलो कैसे? देखो, एलआरटी का मैनेजमेंट करता है बीजीडी सोसाइटी, बैरर एजुकेशन जनरल सोसाइटी। लेकिन उसका ओनर, जो उसका जो फंड है वो कहां से है? गवर्नमेंट। तो ये सेम ही गवर्नमेंट हो गया ना। क्या हो गया ये? जिसका मैनेजमेंट प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन फंड्स पूरे कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट से। जब एलआरटी को अगर एक्सपांशन करने के लिए लोन चाहिए, तो एलआरटी कॉलेज तक के भी बॉन्ड इशू कर सकता है। इसलिए मैंने बोला बॉन्ड कौन इशू करता है? कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी। देखो फिर बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी। पब्लिक कंपनी प्राइवेट लोगों की होती है, आम जनता की। और पब्लिक ऑथोरिटी कंपनी किसको बोलते बताओ? और नालायक को बताओ? जिसकी ओनरशिप फुल्ली और पार्टली गवर्नमेंट की होती है। फुल्ली यानी पूरी, या तो पार्टली। पार्टली किसको बोलते हैं? यानी हाँ, फंड्स गवर्नमेंट लगाए, मैनेजमेंट प्राइवेट बॉडी करे। यहां तक समझा क्या? पक्का? अरे आ रहा क्या समझ में? मैं तुमको एक और चीज बता था यार, भूल गया मैं। हाँ, पेट्रोल वाली बात थी। हमारे सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट कौन है दुनिया के अंदर पूरे? वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, आपको पता है। वो भले कांग्रेस में रहते हैं, मतलब कांग्रेस के लीडर है, लेकिन उसकी उनकी रिस्पेक्ट सर कोई करता है, मोदी जी भी करते हैं। और जब भी फाइनेंस के रिगार्डिंग जब दुविधा आती है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले याद किया जाता है। अभी तो उनकी उम्र हो गई बेचारा, लेकिन उन्होंने क्रांति लाई देश के अंदर, डेवलपमेंट एक्सपांशन उन्होंने लाई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी खोलकर एलपीजी लागू कर दिया करो। दैट टाइम ही वाज इन फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? है ना? एपीजी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर थे तब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई देश की, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एलपीजी 3 फैक्टर का लॉन्च हुआ था। आपको पता है एलपीजी के बारे में? ओके, हाँ सुनो, ध्यान दो। जब 2004 से लेकर 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला, तो आपको लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया है भला? कर्जा जितना देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ता है, उतना हमारी देश आर्थिक स्थिति से कमजोर होती है, इतना उतना हमारा करेंसी वैल्यू कम होता है। अरे आ रहा है समझ में? डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले ऐसे इंसान थे, आज नहीं होंगे कि अभी उनकी उम्र हो गई, अब वो कॉन्फिडेंटली उसकी थ्योरी सेट अप भी नहीं कर पाए, क्योंकि उम्र के साथ दिमाग उतना काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो इस कार्यकाल के अंदर देश का पूरा कर्जा मुक्त कर सकते थे, लेकिन वो करने दिया नहीं गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप तो उनको मिली, लेकिन पूरा इंडिपेंडेंट नहीं मिला, उनको चलाया जा रहा था रोबोटिक टाइप्स। और वो कौन चला था आपको पता है? मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल अफेयर तुम बताने नहीं आया। उस पर्सन की इतनी रिस्पेक्ट है पूरे दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज उसके थेसिस यूज करके अपने देश को इंप्लीमेंट कर चुकी है, और तो हमने अपने देशवासी का ही नहीं किया प्रॉब्लम। सोचने वाली बात है।
वो पर्सन इतना अकेला, इतना इंडिपेंडेंट था कि वो इतना माइंडेड था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कौन है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स से अच्छा कौन संभाले समझेगा। लेकिन स्टिल हमने उसकी वैल्यू को किया नहीं, और वो कार्यकाल में बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन किया उसने, बहुत कुछ किया, नहीं 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 किया उसने, लेकिन कम शांत रह के किया, यानी वो बोलते नहीं थे ज्यादा। और आपको बता दूं इसके ऊपर इसलिए मूवी बन गई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, है उसमें बताया गया कि ये पर्सन राजनीति के लिए बना ही नहीं है, इसको राजनीति करने आती ही नहीं है, भाषण देने आता ही नहीं है, लेकिन पर्सन बहुत काम का है और उसकी रिस्पेक्ट इसलिए सब कुछ करते हैं। इसलिए मोदी जी की कार्यकाल में होते हुए भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लॉन्च करने दिया गया। क्यों करने दिया गया? क्योंकि मोदी जी भले वो अपोजिशन पार्टी में, लेकिन मोदी जी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बहुत, हर कोई लीडर उनकी रिस्पेक्ट करता है, भले अपोज में हो या साथ में हो, क्योंकि उस पर्सन ने देश के लिए बहुत कुछ किया भी, और ये दुनिया इतिहास पूरा उसको कायम रखेगा उस पर्सन को। आप समझेंगे मेरी बात को? और अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत छोटे विलेज से आए हुए वो, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद जो परिवर्तन लाया देश के अंदर वो ये थे। सर दोनों की फील्ड अलग थी, साइंटिस्ट थे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उन्होंने क्या किया ऐसा जो आप इतना गुनगुन कर सर सुनो। बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड के ऊपर 2-3 चर्चा भी कर दे रहा हूं। क्या होता था, इराक से हम लोग कच्चा तेल लेते थे, मालूम है आपको? इराक से क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल। पेट्रोल के लिए कच्चा तेल आता है, डायरेक्ट पेट्रोल नहीं आता इराक से, क्रूड ऑयल आया। तो क्रूड ऑयल हम पैसों से लेते थे, पैसों से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉन्ड इश्यू कर दिए। यानी क्या बोला, इराक को बोला, इराक हम तुमको बॉन्ड बना के दे रहे, बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट, तुम हमको कच्चा तेल उधारी में दो, यानी लोन दो। क्या दो पैसे? अरे माल कैश दो या माल दो, इसका पैसा हम आपको बाद में देंगे, कम, एकदम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और वो पैसा देश के डेवलपमेंट के लगा दिया। आप समझे मेरी बात को? यानी उनका विजन था, प्रॉपर था कि एक ही पैसे को 2 बार कैसे वापरना है वो देखो। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कच्चे तेल का जो पैसा अपन नकदी में लेते थे, उन्होंने क्या बोला, आप एक काम करो, हमको उधारी में तो लोन दो, हम लोन देने के बदले में आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे, बॉन्ड दे रहे। क्या दे रहे? अरे लोन हुआ ना एक प्रकार से, क्या हुआ ये? तो उस गवर्नमेंट ने पेट्रोल क्रूड ऑयल को, इराक को बॉन्ड बेचे थे। क्या बेचे थे? अपने बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट बना के दिए थे कि हम उनसे लोन ले लें, और वो लोन आज तक मोदी जी रिडीम करके जाए। अब ये तो बुरी बात हुई, ये बुरी बात हुई, ये ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का ड्रॉबैक है, हमारे सरकार में हमारी देश की पॉलिटिकल पॉलिसीज अनफेवरेबल में आती है। पूछो क्यों? देखो क्या होता है, विदेश के अंदर कोई भी मंत्री अपना कार्यकाल जब संभालता है तो उस कार्यकाल के अंदर उसको सारे अपने बाहर कर्जे रिडीम करने पड़ते हैं, अपना पूरा हिसाब किताब निपटा के जाओ। जो नया मंत्री आएगा वो नया सब कुछ शुरू करेगा उसके बाद बैकअप अरेंज करने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, पुराना मंत्री इतना बड़े घाव छोड़ के जाता है कि नया मंत्री आता है, मैं भरूं उसको कि मैं देश की डेवलप करूं। तो मोदी जी को पहले के 5 साल सिर्फ वो लोन भरने में लग गए थे, इसलिए आप देखो डेवलपमेंट नहीं होना था। और जो दूसरा कार्यकाल संभाला मोदी जी ने, उसमें लोन रिडीम हो गए तो उन्होंने बढ़ा दिया, और पेट्रोल का भाव इसलिए बढ़ा हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि इराक ने क्या किया, इराक को पैसे मिले नहीं, वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो चेंज होने के बाद नया गवर्नमेंट आया, उसने पैसा रिडीम नहीं किया, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगते गया, लोन बढ़ते गया, तो लोन बढ़ते गया तो इराक से पेट्रोल का क्रूड ऑयल भी महंगा आने लगा, इसलिए पेट्रोल का भाव 100 से ऊपर चले। अब कौन सी गवर्नमेंट को नुकसान देना था ना, ये प्रेजेंट वाले की पूरे पास, दोनों गवर्नमेंट ऐसी है। मुझे क्यों? मोदी जी का पहला काम क्या था कि जो लोन से पहले रिडीम कर देना, ताकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना लगे, कंपाउंड लगते देखो इन सब में ये लोग तो नजरअंदाज कर देते, लेकिन इन सब में नुकसान आम जनता का ही। कैसे बोलो? आज भरपाई कौन कर रहा है? हम, सरकार ने अपना टैक्स छोड़ा थोड़ा ना, टैक्स तो कर रही है, लेकिन इन सब में महंगाई की वजह से हम लोग दोष कर रहे हैं।
तो एक बात है, जितना वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ेगा हमारा, उतना महंगाई बढ़ेगी, उतना करेंसी वैल्यू कम होगा। और एक बात कर रहा हूँ, कोई कॉम्पिटेंटली नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, सब कर्जा बढ़ा रहे और कुछ नहीं कर रहे, सब कर, सिर्फ 1% दिल्ली दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल। अभी अलग बात है कि स्कैम है कि उनको अटकाया, लेकिन वो पर्सन बहुत ब्रिलियंट है। पूछो क्यों? जब से दिल्ली संभाला है, कर्जा मुक्त कर दिया दिल्ली को। दिल्ली के ऊपर आज डेप्थ बहुत रेयरली है, और बाकी सभी स्टेट्स के ऊपर डेप्थ है। आप अगर नोटिस, वो पर्सन बहुत माइंडेड है, क्या करता मालूम है क्या? तो घर वालों को बिजली फ्री मिलता है और कमर्शियल को उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, कमाने वाले कमाओ, हमको दो। लेकिन सारे वहां पर मतलब आपको दिल्ली में 200 यूनिट तक के बिजली फ्री है, हर घर में 200 यूनिट फ्री में, चलाओ, एक से चलाओ, चलाओ। गर्ल्स का पूरा इंटरनल ट्रांसपोर्ट तक फ्री है, वुमेन इन ट्रांसपोर्ट। यानी आपको जो लोकल बसेस होती है, बसेस, उसमें आपको 1 रुपया भी लगता नहीं है, जाओ फ्री में जाकर ट्रैवलिंग करो। और इसलिए आप देखो गवर्नमेंट बार बार दिल्ली में वही आ रही है। आप समझे क्या मेरी बात को? जबकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में ही है, बीजेपी, लेकिन स्टिल केजरीवाल को छोड़ रहे हैं दिल्ली वाले। मतलब क्यों? एक तो यूनिटेड टेरिटरी है ना वो, अपनी स्टेट थोड़ी ना है वो। अरे दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना अपनी, पढ़ाया होगा ना ज्योग्राफी में, क्या होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बताओ। टीचर ने पूछा नहीं हम जाने तो, क्योंकि इस तरह आप मिलने वाले थे, हमको भविष्य में आ गई थी, तो खून आपका पियेंगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा सब चीजें, सही है ना? अरे जो 8, 9, 10 वाले बच्चे बच्चे पढ़ते, क्या मैं आपको यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या अंतर है ये बताऊंगा बैठ के? वो लाखों रुपए तुमने पैसे दिए उधर स्कूलों में, और खून पियेंगे मेरा? वाह बेटा, मौज चल रही। नहीं, गलत है। यूनियन टेरिटरी अपने लॉ नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लॉज वहां पे चलते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी क्या बोला कि जैसे ही हम आ गए गवर्नमेंट में, ये इंडिया गठबंधन, पहला काम मैं यूनियन, ये दिल्ली को स्टेट घोषित कर दूंगा। अब स्टेट घोषित करने के बाद क्या होगा मालूम है? अरविंद केजरीवाल अपने स्टेट लॉ बनाएंगे। लॉ 3 होते हैं, एक होता है स्टेट लॉ, एक होता है सेंट्रल लॉ, एक होता है हाइब्रिड लॉ। हाइब्रिड लॉ क्या होता है मतलब को मेरे सीए फाउंडेशन के बेसिक सेक्शन में है, देख लेना वहां पे। लॉ 3 टाइप के बनते हैं। हाइब्रिड लॉ यानी क्या होता है? जो सेंट्रल और स्टेट दोनों चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल दूं मैं अगर आपको, अभी देखो बता रहा हूं कौन सा लॉ है, बताना, ठीक है? बोलो जुबा केसरी, बोलो। अरे बोलो किसकी ऐड है ये? विमल। विमल क्या था? टोबैको। महाराष्ट्र में बैन है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर जाओगे तो थूक फेंकोगे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा। तो क्यों? महाराष्ट्र के बाहर बैन नहीं है। तो बताओ, टोबैको बैन इन महाराष्ट्र कौन सा लॉ हुआ? स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ और हाइब्रिड लॉ, है ना? मुझे पीने का शौक नहीं, तो गाना है ना कभी कभी। हाँ, अब बताओ, इंडिया महाराष्ट्र में पी सकते हो, लेकिन गुजरात में पी सकते क्या? बैन है। बताओ कौन सा लॉ? आ रहा समझ में? आ रहा तुमको? फिर यहाँ पे रख के नाक में लेते, क्या लेते? ड्रग्स। अब महाराष्ट्र में लो या गुजरात में लो, दोनों में बैन है। कौन सा लॉ? सेंट्रल लॉ। कौन सा लॉ? सेंट्रल हाइब्रिड। हाइब्रिड लॉ में आएगा, स्टेट भी उसको बैन करती है ड्रग्स को। और समझ में आ रहा क्या? ओ बेटा, पिक्चर में देखता मैं। हाँ हाँ, अरे पिक्चर में दिखा दे ना। हाँ, चलो मेरे ऊपर देखो मत ऐसे, होश में हूं मैं। ओके, देखो, मैं बोलता हूँ नशा करना है ना, करो। किसका मतलब है? अपने करियर का, अपने पढ़ाई का, अपने एजुकेशन का, अपने कुछ बनने का। ये नशा जब करोगे ना,
अब ऐसा नशा उतरना चाहिए भी नहीं बोलता फिर कभी, लगे रहने दो वो नशा, क्योंकि वो जज्बात अलग होते हैं, वो जोश अलग होता है जब आता है ना उसके अंदर। कौन सा नशा? अपने करियर का, अपने काम का, समझा? चलो आ जाओ। तो बॉन्ड समझ में आया? तो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी जब लोन चाहिए होता है तो क्या निकालती है? बॉन्ड। बस यही अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड में तो अंतर नहीं है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को लोन चाहिए तो डिबेंचर निकालेगी, और गवर्नमेंट कंपनी को लोन चाहिए तो क्या निकालेगी? बॉन्ड निकालेगी। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लोन चाहिए तो भी बॉन्ड निकालेगी। समझा क्या आपको? क्लियर? पक्का? अब बॉन्ड में वो क्या है, अगर आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? क्या देकर, क्या खरीद कर? गवर्नमेंट का बॉन्ड। तो उसमें आपको टैक्स में एग्जम्पशन है। क्या है आपको? टैक्स में एग्जम्पशन, यानी क्या? टैक्स के अंदर आपका, हाँ, कम आपका टैक्स बचता होता है। एग्जम्पशन, अब एग्जम्पशन वर्ड बहुत बड़ा है, उसको बचाऊंगा तो फिर वो इनकम टैक्स जाना पड़ेगा, अभी मेरा वो एरिया नहीं है, सॉरी। कंसेशन, हाँ ठीक है, कंसेशन बोल दो। अब दूसरी बात, एक और क्या बेनिफिट है, जब कंपनी, जब गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड निकालती है, बॉन्ड, तो उसके लिए कोई एसेट गिरवी नहीं लगती। तो क्यों? कंपनी बंद होती, सरकार कौन जाएगी? अरे भाई सरकार कहां जा रही, जब तक देश है गवर्नमेंट है। क्या है? अगर सपोज मोदी जी ने लोन लिया और मोदी रिडीम नहीं किया तो जो नहीं गवर्नमेंट वो देंगी। इसलिए गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करने के पहले, यानी बॉन्ड्स निकालने के पहले, ऑफर करने के पहले कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे गारंटी बाय गवर्नमेंट है, और सरकार की गारंटी आ गई फिर तो बस टेंशन ही नहीं। आज हम बैंकों में पैसे कौन सी बैंक भरते हो? प्राइवेट बैंक में कि गवर्नमेंट बैंक? क्यों भरते हो? क्योंकि प्राइवेट बैंक का आता पता नहीं, कभी भी बंद हो सकती है। गवर्नमेंट बैंक बंद होती कभी नहीं होती, और हुई भी तो पैसा कौन देंगे हमको? सरकार। तो गवर्नमेंट खुद गारंटी है, क्या है? अरे भैया आप मोदी जी को गवर्नमेंट समझो मत, वो पार्टी है। कौन है? बीजेपी पार्टी है। आज अगर बीजेपी पार्टी नहीं, अब 6 तारीख को इलेक्शन है, तो वो बीजेपी पार्टी नहीं आई, 4 तारीख को है, 4 तारीख को है, ठीक है। अब 4 तारीख को इलेक्शन है, अगर मोदी जी नहीं आए तो ये गवर्नमेंट आएगी। तो जिसने अगर मोदी जी के टाइम पे बॉन्ड इशू किए होंगे और रिडीम नहीं कर पाई, तो दूसरी गवर्नमेंट का हमें रिडीम करना। और एक्चुअली यही तो ड्रॉबैक है हमारी सरकार का। पूछो क्यों? अमेरिका में क्या होता है आपको मालूम है? अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंट है अभी, कौन है? बाइडेन सर। हाँ, अब जो बाइडेन सर प्रेसिडेंसी संभाल रहे अपने कार्यकाल में, अब मान के चलो जो बाइडेन सर ने, अपना कार्यकाल संभाला, अब जिस कार्यकाल में वो अपना प्रेसिडेंसी संभाल रहे, यानी इन शॉर्ट वो अपना पूरा सरकार चला रहे, जितने भी भारत के लोन लिए होंगे उनको उस 5 साल की कार्यकाल में निपटारा करना है। नई गवर्नमेंट किसी और के घाव नहीं बने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट में ही सरकार इतने घाव छोड़ दी कि नई सरकार आएगी और बोलेगी मैं काम करूँ कि पीछे के लोन भरते बैठू। आप देगा मेरी बात को, तो जानबूझ के एंड टाइम पे चला करती भाई, अगर क्या है दूसरी गवर्नमेंट खुद ही बैठ है मतलब अपनी जेब भर दे, तो ये ड्रॉबैक है। जब तक ये बदलाव नहीं होगा तब तक हमारा देश बर्बाद ही होगा। तो क्यों? हर कोई घाव छोड़ते बढ़ेगा तो हमारे देश बर्बाद। तो बताओ, अगर हर कोई टैक्स छोड़ते बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ने के इंडिया का कर्जा बहुत बढ़ेगा। अब अगर आप बोलोगे सर आप सरकार चलाओ, तो मैं खुद मना कर दूंगा। क्यों? कितने लोगों से आज भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी में खर्चा न किए बिना भी अगर सरकार ने तब अपने लोन रिलीज करने में तो हमको कम से कम नहीं 50 साल और लगेंगे। इतना कर्जा है देश के पास, और अगर देश के पास कर्जा हो जा रहा है तो तुम्हारी जो करेंसी है वो जीरो। तुम इंडिया में जितने भी अमीर होंगे, अगर इंडिया का एक बार अगर इंश्योरेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो हमारी जो करेंसी वैल्यू वो जीरो की, हमारी कोई वैल्यू जितना सके लोन, तो इसके लिए युद्ध को चुनाना पता ही नहीं। हम लोग अपने घर से हमारे पैसे आ रहे हैं, हमको तुम्हारे दुकान का अरे ये पैसे कब कागज के टुकड़े बन जाएंगे तुमको मालूम पड़ा? समझ में आ रहा है आपको? आप एयरटेल देखो ना,
ये देखो से बताया हुआ है तो उसमें पिक्चर में। तो अक्षय कुमार बहुत अमीर होता है वो स्टेट कंट्री में, कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ समझना में, ये रियल स्टोरी है जो मूवी में। तो मूवी में क्या होता है, मूवी में एक कंट्री रहता है, एक रिलेशनशिप, उस कंट्री में पूरा उनका राज रहता है। फिर वो कंट्री की वैल्यू भी होती है, जो अमीर होता है बहुत, तो वो बोलता है जो इंडियंस ने, वो बोलता है मेरे को छोड़, वो जाते हैं अपने देश पर, पैसे दे, वो पैसे चाहिए। तो बोलता है ये पैसे नहीं, डॉलर वाले पैसे। क्यों? और बोलते हैं पैसा ये ना हमारा, तो तेरा पैसा तो कागज पर, तो हमारा देश होता है। आप देखा तो उसके ऊपर पूरा पिक्चर है एलिमेंट का, देख तो बहुत। और वो ये थोड़ी है, और अक्षय कुमार सब खुद नहीं निकला, वो पूरे इंडियंस को लेके इंडिया में एयरलिफ्ट हुआ, तो एयरलिफ्ट हुआ। मूवी देखो, अच्छी मूवी है बहुत। तो वैसे ही हमारे देश के अंदर जितना कर्जा हो जाएगा उतना हम वीक हो जाएगा, और इंटरनेशनल लोन्स भी चाहिए तब जाके क्या होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अपनी जगह पे, बजट निकलेगा तभी अपन घर बनाएंगे। अब घर को अपन कितना भी डाले, लेकिन बाहर का जब बढ़ जाए तो घर कब जाएगा अपने हाथ से अपने को मालूम पड़ेगा। ऐसा काम होता, सारी गवर्नमेंट जब अपने घर को अंदर जा रही है, लेकिन बाहर का जब रिलीव नहीं कर रहे हो। आप अगर देखोगे इंटरनेशनल लोन हमारा कितना इंडिया का, तो 2014 से लेकर 24 तक कितना लोन बढ़ा हुआ है आपको दिख जाएगा। आपको करेंसी पहले 71 रुपीज का डॉलर था, अब 90 का समथिंग आसपास हो गया। यानी कितना टाइम देखो आप बढ़ गया फिक्स। और जितनी करेंसी वैल्यू हमारे को डॉलर कम हो गई तो हमारा इकोनॉमिक ये जो करेंसी वैल्यू है इंटरनेशनल लोन्स पे ही डिपेंड करती है। ओके, सो व्हाट इज बॉन्ड क्लियर पक्का। और इसमें कोई एसिड बॉन्ड की करती थी गवर्नमेंट खुद में अपने आप में गारंटी है, क्या है अपने आप में बैठ जाओ। अब आते हैं व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, और लास्ट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा के फिर आपका यहाँ पे सेशन समाप्त करूंगा आज का, फिर मैं अपनी फर्स्ट यूनिट पे जाऊंगा एसपी की, आज नहीं कल। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट, सुनो सुनो। पब्लिक डिपॉजिट इज अ अनसिक्योर्ड लोन issued by public company or private company. But it is not an instrument. It is a just like deposits. And the person who who invest in public deposits known as depositor, not deposit holder. देखो सुनो, शेयर में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन का बोलते हैं शेयर होल्डर, डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले को डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले को बॉन्ड होल्डर कौन बोलते हैं। लेकिन डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले को डिपॉजिट होल्डर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये। लेकिन डिपॉजिट जो है पब्लिक डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये जस्ट लाइक आप बैंक में एफडी करते हो, कंपनी बोलती है हमारे पास एफडी करो, सर आ जाओ। ये क्या है पता है आपको, एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स बैंक में एफडी करता है, बैंक में एफडी करता है ना, तो बैंक एफडी करने के बदले ना आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देती, वो आपको सिर्फ रिसिप्ट क्या जी, एविडेंस की भाई आपने हमारे पास पैसे रखे डिपॉजिट, याद करो मार्केट देती ना क्या स्टैम्प देखा आपने कभी। तो वो जो डिपॉजिट रिसिप्ट है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है कोई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। और इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसमें इसको होल्डर नहीं बोलते, इसके पर्सन को हम कभी इसको डिपॉजिट होल्डर नहीं बोलेंगे। मुझे क्यों, होल्डर हम तब बोलते हैं जब कोई पर्सन इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। जब भी कंपनी को लोन चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन, तब कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड निकालते हुए पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू वो अपना पैसा ले सकती है।
और इसका कोई फिक्स फेस वैल्यू नहीं होता है। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्योंकि ये कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इसलिए। फेस वैल्यू किसका होता है? इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक डिपॉजिट है, जस्ट लाइक एफडी। जैसे एक नॉर्मल पीपल बैंक के पास एफडी करता है ना, कंपनी को जब लोन की आवश्यकता होती है तो पब्लिक के पास जाके वो बोलती है पब्लिक तुम हमारे पास रख रहे पैसे, आओ लाओ हम तुमको ब्याज देंगे, बैंक से इंटरेस्ट देंगे, बैंक से इंटरेस्ट देंगे, लेकिन तुमको इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे। अनसिक्योर्ड है क्या ये? यानी इसके लिए कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है कंपनी को। बैंक कंपनी बोलेंगी तुम बैंक को केवल रख लो ना, तुम हमको दो, और अगर तुमको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होगा तो तुमको दे देना पैसा, अप्लाई कर देना। अगर नहीं 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 होगा ट्रस्ट तो मत देना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म लोन है। लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर जस्टिस। एक तो अनसिक्योर्ड है। क्या है? अनसिक्योर्ड किसको बोलते हैं? इसके लिए तुमको एसेट कोई गिरवी रखनी नहीं है, समझ में आ रहा? और दूसरा शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में मिनिमम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू आम जनता से कंपनियां मिनिमम 6 महीने से लेकर 36 महीने तक के 36 महीने तक के लोन ले सकती है। और कंपनी इनवाइट करने के लिए, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, और वो एडवर्टाइजमेंट जारी करना ही प्रोस्पेक्टर का काम करता है। यानी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में, दो न्यूज़पेपर में कम से कम जारी करना पड़ता है इश्तिहार कि कंपनी को लोन चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट तो दे रहे क्या तुम, और जिसको भरोसा होगा वो देगा, जिसको नहीं होगा नहीं देगा। और इसमें कितना दे सकते हो? कितना भी अमाउंट चलेगा, इसकी कोई फेस वैल्यू फिक्स नहीं होती। और इंटरेस्ट रेट कितना देगी तो वो लिखा होता है एड के अंदर ही, इन्विटेशन डॉक्यूमेंट। यानी क्या सीखा? आम जनता से कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, कितना? 6 महीने से लेकर 36 महीने के लिए, तो कंपनी डिबेंचर नहीं निकालेगी, कंपनी बॉन्ड नहीं निकालेगी, कंपनी क्या निकालेगी? पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी इनवाइट करेगी, आओ ए नॉर्मल पीपल्स, आम जनता, तुम एफडी कर रहे हो बैंकों के पास, हम हमारे पास एफडी करो। अब वो बैंक तुमसे एफडी लेकर, कंपनी तुमसे एफडी लेकर वो पैसा रखने देगी, वो व्यापार में लगाएंगे। क्या लगाएंगी? और व्यापार में लगाएंगी, कमाएंगी, उसका कुछ इंटरेस्ट आपको भरते बैठेगी। समझा क्या आपको? लेकिन अनसिक्योर्ड है। क्या है? और जो पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट करता है उसको डिपॉजिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर। याद रखना, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले पर्सन को बोलते हैं डिपॉजिटर। कौन है वो भी क्रेडिटर ही। अरे कर्जदारी है ना भैया, है वो भी क्रेडिटर ही। समझ में आ रहा क्या? अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ रहा क्या? और इसके बदले में तुमको डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती। क्या मिलती? रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी क्या? अरे जब तुम बैंक के पास एफडी करते हो तो रिसिप्ट नहीं देता कि फाड़ के वो ऐसे थोड़ा मार के, वो थोड़ा बोल रहा हूँ स्टैम्प मार के, वैसे ही बैंक कंपनी भी तुमको रिसिप्ट भेजती है। क्या भेजती है? और रिसिप्ट क्या काम करता है? एज अ एविडेंस कि हाँ तुमने हमको कर्जा दिया है। समझा अच्छे से? पक्का? तो पब्लिक डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है और शॉर्ट टर्म है। क्या ये? लेकिन अनसिक्योर्ड है। क्या ये? बस यही है और कुछ नहीं। अब सुनो मेरी बात, 12th का पूरा एसपी सिर्फ इसके ऊपर है, बस पूरा एसपी। ट्वेल्थ का पूरा एसपी तुमको इसके ऊपर। अगर ये टर्म समझ में आ गया तुमको, 12th का एसपी विरासत में आ गया फ्री में। अब कैसे? जब मैं कल से अभी कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना, उससे पहले मैं पूरा इंडेक्स पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ पूरा? कि 12 चैप्टर में क्या क्या, कौन सी चीज कहाँ कहाँ पढ़ोगे, पूरा इंडेक्स घुमाता हूँ। 3-4 दिन उसको लगता है। देखो हमारा पोर्शन लेट होने का रीजन बता रहा हूँ मैं आपको ना, आपको सब निपटाता नहीं हुआ ऐसे हाँ हो गया हो गया। मैं पहले पूरा 3-4 दिन से आपको इंडेक्स लगेंगे मुझे, उसको फोक सिस्टम बोलते हैं।
उसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे वो पढ़ूंगा एक एक चैप्टर के अंदर, फिर एक एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे उसका पूरा चैप्टर घुमा के होगा, फिर नोट्स लैंग्वेज पढ़ते हैं, यानी एक ही चीज आप 3 बार पढ़ोगे, एक बार इंडेक्स में, एक बार अंदर जब चैप्टर में जाएंगे पूरा कंसेप्ट, और फिर तीसरी बार लैंग्वेज के साथ। इसलिए एक ही चैप्टर को आप 3-3 बार पढ़ते हो, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है। और ये कॉम्पिटिटर भी उसका नाजायज फायदा लेके क्या बोलते हैं, पोर्शन लेट हो रहा है। अबे सब निपटाना थोड़ी ना, समझ तो आए। पूछो डिबेंचर क्या है उनका, चैप्टर हो गया होगा उनको, डिबेंचर का मतलब नहीं बताऊंगा, लिख के जरा चलो मैं आपको समझ में आ रहा है कुछ उनको। हाँ अब दो बार ध्यान दो, इन तीनों में कोई अंतर तो पूछो, इन तीनों में कुछ अगर डाउट्स है तो पूछो। तो मैं पूछूं अभी, डिबेंचर और बॉन्ड में अंतर क्या है, तू बता। अबे बॉन्ड बोल रहा हूँ, बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट में क्यों जा रहा। अच्छा एक और बात है, पब्लिक डिपॉजिट कोई भी करता है, yes, कोई भी कंपनी, प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट, लेकिन उसकी कंडीशन है। अब वो कंडीशन कहां पढ़ोगे, उसका एक अलग चैप्टर ही है, जब मैं कल इंडेक्स पढ़ूंगा ना तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ज्यादा क्लियर है, हाँ बोलो। बिल्कुल, पब्लिक डिपॉजिट में रेटिंग पहले देखते हैं, पूछो क्यों। एक तो अनसिक्योर्ड है, क्या है, कंपनी डूब गई तो गए पैसे, अरे कोई एसेट हो ना मार्केट पड़ा है, देखनी ही चाहिए यहाँ तो बिल्कुल अच्छी रेटिंग, और कंपनी अपने एड में रेटिंग भी देती है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या काम करता है, एज अ प्रोस्पेक्ट, समझा क्या आपको। बस सिंपल कर दो, क्या क्या है पब्लिक डिपॉजिट, जैसे तुम बैंक में एफडी करते ना, कंपनी बोलती है हमारे पास एफडी कर, चलो तो कंपनी के पास एफडी करना, वो तो पब्लिक डिपॉजिट, सिंपल भाषा, समझा क्या। आम जनता को कंपनी क्या बोलती, तुम बैंकों के पास एफडी मत करो, हम तुमको बैंक से ज्यादा ब्याज देंगे, हमारे पास करो एफडी, बस। और वो एफडी जो भी करेंगी बैंक पैसे, कंपनी कंपनी करती वो पैसा धंधे में लगाती तुमसे लेकर, और बदले में तुमको क्या देती, रिसिप्ट क्या देती, एज एविडेंस। यानी क्या सीखा, बॉन्ड में मिलता सर्टिफिकेट, डिबेंचर में मिलता है सर्टिफिकेट, शेयर में भी मिलता है सर्टिफिकेट, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, इसमें मिलता है रिसिप्ट। इसलिए तीनों होल्डर है और वो सिर्फ डिपॉजिटर है। टाइटल देखो, टाइटल, हम डिपॉजिट होल्डर क्यों नहीं बोल रहे इसको, ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। डन, बस इतना ही है और कुछ नहीं, तीनों क्रेडिटर ही है कंपनी को ने। तो आज के बाद तो कंपनी का डिबेंचर कौन है, क्रेडिटर, बॉन्डर कौन है, और डिपॉजिटर कौन है। अच्छा कंपनी अच्छा एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, इन तीनों के ऊपर तुमको लेटर्स है, करस्पॉन्डेंस, मैंने क्या बताऊंगा आपको, पूरा बात बताऊंगा मैं तुमको डिटेल में, पूरा एसपी तुम्हारा हो गया, समझना 12 का, बस पूरा एसपी इस इर्द गिर्द है, इनके इर्द गिर्द है, बस ये, बस तुमने ये सभी को समझ लिया, तुम्हारा एसपी हो गया। इसलिए 12 पे आने के पहले मैं ये पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ तुम्हारे। अब जब अब तुम पढ़ोगे ना तुम बोलोगे सर यही तो पढ़ा है डबल डबल। अगर तुमको ये 6 टर्म्स क्लियर है, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल, पूरा रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट हो गया मेरे साइड से, बस। अच्छा एक और बात सुनो, 12th में तुमको आएगा वो डिपॉजिटरी सिस्टम, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बुझो क्यों, अरे करवा के दिखाया था ना जब कैसे होता है, नालायक हो, नहीं भूल गए। अरे डीमेट फॉर्म कैसे चलता है तुमको बताया नहीं क्या मैंने, लाइट बंद थी, पसीना छूट रहा था, पसीना मेरा। अब जो सेशन अटेंड किया होगा ठीक है, तो गया आवाज, वो बहुत डिफिकल्ट है बोला पढ़ाना। अरे पूरा ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे चलता है समझा आपको, पढ़ाया था ना, एक्शन करके दिखाया था यहाँ पे, सुनी आई थी, आई थी ना। वो एनएसडीएल और सीडीएल किसको बनाया था, डॉली को बनाया था ना, टीपी बनाया था। हाँ बस तुम्हारा 12th का कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया मेरे एसपी का।
अब कल से जाएंगे हम लोग उसमें, यही टॉपिक पढ़ेंगे, हो गया। ट्रेड क्रेडिटर पंच, अच्छा एक मिनट सुनो रे भाई, इधर देखो इधर, एक और, वैसे तो और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, बैंक लोन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जान दो, ये इतना मैटर नहीं करते। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो मेहरबानी करके, फिर नहीं करने पढ़ाया नहीं। देखो अब्सेंट रहोगे मैं जवाबदार नहीं हूं, तुमको नहीं आ रहा है मैं जवाबदार नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं डालेगा। क्यों? हो गए मेरे को 12 साल, नहीं आ रहा है यानी गलती तुम्हारी है कहीं ना कहीं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिटर? सुनो, ट्रेड क्रेडिट यानी क्या होता है, जब कोई सप्लायर कंपनी को लोन पे, उधारी पे जो माल है ना, माल उधारी में, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करी तो क्या मंगाएंगी सप्लायर से? रॉ मटेरियल। और कंपनी से ट्रेडिंग कर रही है तो रेडी माल परचेस करेगी। तो जब भी सप्लायर कंपनी को उधारी में माल देता है उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, और वो पर्सन को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर। समझा क्या? इट इज अ वन टाइप ऑफ लोन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अनसिक्योर्ड है क्या ये भी? अरे सिंपल धंधे में अपन सप्लायर से उधारी में माल लेते नहीं क्या, तो ये भी तो लोन हुआ ना। क्या हुआ इस तरह से? वो 40 दिन की साइट देता है, 45 दिन की, तो वो 30 दिन की, अलग अलग सप्लायर देता है। तो वो जो 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन की साइड भी ना, उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, यानी उधारी में धंधा। सिंपल। और ये भी क्या है कंपनी के लिए? एक प्रकार से बोरोड कैपिटल। क्या ये? क्योंकि पैसा देना ही है ना मेरे को आपको आखिर, तो ये लोन सिर्फ कैश में ना देते हुए किस में था? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। इसको एग्जांपल दूं, सपोज क्या हुआ, सपोज मेरी कोल्ड ड्रिंक बनाने कंपनी है, मैंने कोल्ड ड्रिंक में लगती शक्कर, क्या लगती? अब सपोज शक्कर मैंने धीरज से मंगाई 1500 टन, 1500 टन माल मैंने शक्कर रॉ मटेरियल, क्या है मेरी 1500 टन मैंने शक्कर रॉ मटेरियल धीरज से मंगाई, और उसको बोला 30 दिन की मोहलत लगती, उधारी चाहिए मेरे को, 30 दिन में उधारी में उसने मेरे को मान गया। अब वो 30 दिन जो उधारी पीरियड है वो मेरे लिए क्या होगा? एक प्रकार से बोरोड कैपिटल। क्या हुआ मेरा? अरे लोन हो गया ना मेरे ऊपर, तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल। अब ये जो जो ये मैंने लोन लिया, ये लोन कैश में लेते हुए गुड्स में लिया। किस में लिया? ये बाकी जो है वो कैश में आते, ये गुड्स में आता, उसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। 4 मार्क की इस पे नोट होती है, छोटा शॉर्ट नोट। क्या ये पढ़ा हूं मैं? बताओ। 4 मार्क की शॉर्ट नोट आएंगी इसके ऊपर। आपका 12 जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप खुद ही बोलोगे आगे बढ़ाओ। और इस बार अगर तुम्हें ऐसा आगे बढ़ाओ तो मैं जल्दी पोर्शन खत्म करूंगा तुम्हारा, बस 3 महीने के अंदर। एसपी ओसीएम मैं निपटा दूंगा 3 महीने के अंदर। कल से मैं आपको ओसीएम शुरू करूंगा, अकाउंट उसके बाद लेंगे, चलेगा? ठीक है। अब तुमको अगर देखो अकाउंट्स लास्ट तक चलने दो, पूछो क्यों? क्योंकि अकाउंट्स अपन भूल जाते हैं, और थ्योरी पार्ट कैसा होता है, तुमको समझा के दिया, तुम्हारी फिर यहाँ पे पढ़ना भी तुम शुरू कर देते हो और तुम्हारे टेस्ट भी शुरू कर देते हो। अकाउंट्स के लास्ट तक एग्जाम पर रहने दो। अब तुम्हारे में आज तक के 12 साल के अंदर आप एक बार सुनोगे ऐसे बच्चों से कि सर ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया ना वो हमारा फाइनल पेपर में पहले होता है, सुनना लगे तो क्या बोलते वो? तो मैंने एक बार यूज किया कि अकाउंट लास्ट तक चलने तो अच्छा है, जो क्यों कि एक तो तुम्हारा फ्रेश दिमाग में होते टॉपिक और तुमको परफॉर्म करते रहते एग्जाम टाइम। समझा कर तुमको बोलो? एसपी ओसीएम इस बार दिवाली के पहले मैं निपटा दूंगा तुम्हारा, एसपी ओसीएम इको और इंग्लिश। अकाउंट चलने दो, ठीक है? क्लियर? कल से हम एसपी भी लेंगे, 15 मिनट की ब्रेक लेंगे, ओसीएम भी लेंगे, और इको तो कॉम्प्लीमेंट्री में चल ही रहा आपका। चलिए, हैव अ नाइस डे। हाँ